है ना। लूसेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक कमी ये हो जाती है कि इसमें फैक्ट इधर उधर बिखरे पड़े हैं, याद करने में दिक्कत जाती है बहुत, है ना। तो ये लूसेंट को इजी कर देगा। बड़ा सिंपल फंडा बताया, जैसे उदाहरण से समझो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब आपके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि मैम लूसेंट कैसे पढ़ें, आप एक बारी बता दीजिए। तो यहाँ पर हम जो लूसेंट पढ़ने का तरीका है उसको डिस्कशन में लाएंगे और पूरा बहुत छोटे से एक वीडियो में पूरा लूसेंट कैसे पढ़ना है विथ एग्जाम्पल जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको कॉपी में भी बताऊंगी कि कैसे लूसेंट के नोट्स अपन ने अलग से बनाकर रख दिए या कैसी क्या ट्रिक होती है जिससे आप लूसेंट याद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर कि मैम लूसेंट कैसे पढ़ें। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने लूसेंट के बारे में जानकारी दी है या लूसेंट पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए ये बोला है, उस वीडियो को जाकर देख लें। उसी वीडियो में आपने बोला था कि मैम बताइए कि लूसेंट कैसे पढ़ें, इसका जवाब दीजिए। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि लूसेंट जो है एक जीएस की किताब है और इस किताब का प्रयोग प्रायः वो बच्चा करता है जो गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, पर्यावरण, साइंस हो गया या कंप्यूटर हो गया और इसके साथ में विविध की जो चीजें होती हैं, ये जो बुक है एक साथ जो है सारी चीजों को कवर करती है। इस बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा भी था, बताया भी था। दिखने में ये लूसेंट की जीएस कुछ इस तरीके की दिखती है ना जी। अगर आप देखेंगे तो इन सभी बातों पर मेरी डिस्कशन हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताऊंगी। बस यहाँ क्विकली बताया कि एक जीएस की बुक है जो सरकारी जॉब या किसी भी जॉब के लिए जरूरी होती है ना। तो अब इसको पढ़ना कैसे है ध्यान दीजिए। आप किस एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस या फिर एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो इनमें से किसी भी जॉब की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस निकालिए सबसे पहले। सपोज करिए कि आपने एमपीपीएससी का सिलेबस यहाँ पर निकाला। एमपीपीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में जीएस का बड़ा काम, जीएस का जो रहता है इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसमें लूसेंट की बुक बड़ी काम आती है। मैडम प्री के साथ मेंस में भी, हाँ जी। मेंस के लिए कैसे लूसेंट की बुक को पढ़ना है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेंस के लिए अगर आप चाहते हो कि मैम लूसेंट की बुक कैसे पढ़ें, तो प्रीलिम्स के लिए पहले जान लेते हैं, उसके बाद मेंस के लिए जानेंगे। अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी का जैसे आपने सिलेबस निकाला, एमपीपीएससी में अगर आप देखें प्रारंभिक परीक्षा का यदि आप सिलेबस निकालते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में प्रीलिम्स एग्जाम का जो आपका सिलेबस है उस एग्जाम के सिलेबस में, है ना, अगर आप देखें तो 10 यूनिट में से 5 से 6 यूनिट, है ना, 3 यूनिट पूरी आपकी एमपी की है। वो आपको एमपी कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। पूरी अगर आप देखें तो 3 में से आधी यूनिट जो है एमपी की है। बाकी का बचा जो पोर्शन होता है वो जीएस का होता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इसके अलावा 7th यूनिट में जिसमें अगर आप देखें पर्यावरण, ठीक है, और साइंस, ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स और विविध आदि बोल रही हूं, एक एग्जाम्पल ले रही हूं। अगर सेम वैसे ही आप एमपीएसआई की तैयारी करते हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पर्यावरण, ये कॉमन टॉपिक देखने को मिलेंगे आपको। वैसे ही अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये कॉमन टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन सबके सिलेबस में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लूसेंट में ऑल ओवर सिलेबस दिया हुआ है, लूसेंट की पहले पेज पे सिलेबस लिखा हुआ है। उस सिलेबस को अपना जो भी एग्जाम का सिलेबस है, ये लूसेंट का पहला पेज दिख रहा है ना, जो भी आपका एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके सिलेबस के साथ में मिला लो और देख लो कि कौन सा पोर्शन आपके काम का है। आपको लूसेंट में केवल उतना ही पढ़ना है, क्योंकि अब ये लगभग 450 461 पेज की हो गई है अपडेटेड लूसेंट।
443 से भी पेज बढ़ के कितने हो गए, 461 हो गए, है ना। तो इतने सारे पेज पढ़ना है, तो अगर आप सब कुछ पढ़ते रहोगे तो आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि उसमें से प्रश्न नहीं आने हैं। तो आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है ना। तो आप देखिएगा कि क्या है आपके सिलेबस में। फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन भारत है क्या, हाँ है ना। मध्यकालीन भारत का इतिहास, हाँ है। आधुनिक भारत का इतिहास, हाँ है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो इसने दिया है विश्व इतिहास, नहीं है। आपको पेज नंबर जितने में भी विश्व इतिहास आ रहा है, जितने से लेकर जितने तक, आपको उसको देखना ही नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, लूसेंट में से उस पेज को अलग कर देते हैं। मैं बोलती हूँ अलग मत करो, आप उसमें निशानी मत लगाओ, उसको स्किप कर दो और यहाँ सिलेबस में आगे क्रॉस कर दो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना उसको, ठीक है। उसके बाद भूगोल पर अगर आप जाते हो तो भूगोल में आप देखोगे कि यहाँ पर भारत का भूगोल आपके सिलेबस में है। अगर आप विश्व का भूगोल देखेंगे तो वो आपके सिलेबस में नहीं है और उससे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको विश्व का भूगोल जो आपके टॉपिक में एकाध है वो आपको देखना है, अदरवाइज उसके सामने क्रॉस लगा देना है, केवल भारत का भूगोल पढ़ना है। तो सेम वैसे ही आपकी किताब में अभी हिस्ट्री में विश्व इतिहास नहीं पढ़ना, ठीक है। भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ना है, वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है इससे। फिर उसके बाद अगर आप पर्यावरण देखें तो पर्यावरण में आपको पूरे टॉपिक को कवर करना और छोटा सा है पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप उन टॉपिक के सामने निशान लगा लें, है ना। अब उसके बाद में आप संविधान पर जाएंगे। संविधान पर भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको उन टॉपिक को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं कला संस्कृति, आप इसमें से नहीं पढ़ें। अगर आप देखते हैं कि पर्यावरण के रिस्पेक्ट में, ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में और भारत के इतिहास की कला संस्कृति के रिस्पेक्ट में प्रश्न बनेगा, तभी हमको इनको डील करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखें यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पर और बायो, तो उसमें आपको केवल टेबल पढ़ना है जो आपके सिलेबस की, बाकी पूरी नहीं पढ़ना, है ना। उसमें से पर्टिकुलर कुछ ही चीजें आपके सिलेबस में है, तो ऐसे करके आपको सारी चीजों पर निशान लगा लेना है। पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले पढ़ने के पहले ये काम करना है, अंधाधुंध पढ़ने मत बैठो। सबसे पहले सिलेबस को कवर कर लिया। उसके बाद दूसरा जो आपका काम रहेगा, अगर आप देखें तो दूसरे काम में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। लूसेंट पढ़ने के क्रम में अगर आप देखें तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखिए कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसा भी कोई टॉपिक है जिसमें आपके सिलेबस से बाहर प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि प्रायः नहीं, है ना, नहीं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दगाएंगे तो अगर उसमें दे दिया, जैसे सपोज करो बायो में कि मनुष्य का पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र एक नाम बस लिख दिया, उस पाचन तंत्र के अंदर कैसे प्रश्न आ रहे हैं, है ना, और कौन कौन से पोर्शन को हमको पढ़ना है, ये आपको बताएगा कौन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो इतना आपको लूसेंट को पढ़ने से पहले करके रख देना है, क्योंकि आपको पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी। अब लूसेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है लूसेंट विविध। ये आपके सिलेबस में कहीं डायरेक्टली नहीं दिया, कहीं डायरेक्टली नहीं दिया है ना। लेकिन लूसेंट विविध आपको ऐसा लगेगा कि आपके सिलेबस में नहीं दिया, वास्तव में लूसेंट विविध सारे सिलेबस का निचोड़ है टेबल फॉर्मेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर है लूसेंट में कुछ है तो वो है लूसेंट विविध। लूसेंट विविध की टेबल को डेली एक टेबल आपको याद करना है, डेली। कई बारी टेबल बड़ी होंगी तो याद नहीं होंगी, तो 1 से 2 दिन में आपको एक टेबल को याद करना है। पूरी लूसेंट एक तरफ और लूसेंट विविध एक तरफ। पढ़ने का क्रम समझ में आया। अब आपने पूरा अपना सिलेबस को कर लिया डिसाइड। सिलेबस डिसाइड करने के बाद में आप केवल उसी टॉपिक को जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, रीडिंग लगाएंगे। केवल एक बार पूरी लूसेंट को पढ़ लेना है, रीडिंग विथ अंडरलाइन। इतना करने के बाद में रीडिंग विथ अंडरलाइन, कहने का तात्पर्य, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में आपने चालू किया पढ़ना, है ना, बहुत अच्छे से, और पढ़ने का तरीका देखना। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो भारत के इतिहास को जानने के स्रोत के बाद में आपको दिया है वेद, है ना। आप उदाहरण के लिए आप वेदों को पढ़ रहे हो,
आपने सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। ऋग्वेद के बारे में सेम जानकारी यत्र तत्र इधर उधर बिखरी हुई है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को ये कहा जाता है। ऋग्वेद कई परिच्छेदों में प्रयुक्त हुआ, जिसे अधन्य कहा गया है, मतलब गाय के लिए यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, 9वें मंडल में ऋग्वेद के देवता सोम का उल्लेख है ना यहाँ पर, और तीसरे मंडल में सावित्र को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऐसे करके आप रीडिंग करते जाओगे। और आपने देखा यार, तीसरा मंडल, 9वां मंडल, वहां पर अंडरलाइन करते गए। तीसरा मंडल नीचे अंडरलाइन, तीसरे के नीचे, उसमें काय का उल्लेख, गायत्री मंत्र का, तो गायत्री मंत्र के नीचे अंडरलाइन। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्र को समर्पित है, अंडरलाइन। तो एक लाइन में 3 शब्द को अंडरलाइन कर लिया। प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? आ चुका है सूर्य की पत्नी सावित्र को। यदि ऑप्शन में सावित्र नहीं है तो सूर्य भी आप लगाएंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या है? ऋग्वेद में जो हस्तलिखित रचनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में आएगा खिल, है ना। तो ऐसे करके आपको अभी केवल रीडिंग लगाना है अभी, और इस टाइप के जो पॉइंट वाली चीजें दिखती हैं उनको अंडरलाइन करते चलना है। अब बाद में जब आप पूरे सिलेबस को रीड कर लोगे, अंडरलाइन करोगे, तो आप एक चीज पाओगे इस लूसेंट में, जो लूसेंट की सबसे बड़ी कमी भी है ना, वो ये कि लूसेंट ने पता है, जैसे अगर इससे संबंधित एक फैक्ट यहां पर है तो दूसरा फैक्ट 3 पेज बाद में है जो उसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए, है ना। पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सोने के सिक्के से रिलेटेड है ना। तो अब आपको ये कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपके 10 पेज बाद में लिखा है कि सबसे पहले सोने के सिक्के इसने चलाए, फिर उसके बाद में 3-4 पेज छोड़कर या थोड़े दूर में लिखा है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इसने चलाए, और फिर उसके बाद में 8-10 पेज बाद में लिखा है कि पहली बार यहाँ पर सोने के सिक्के किसने चलाए। तो ये तीनों फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, पहली बार सोने के सिक्के, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए। अब ये तीनों फैक्ट अलग अलग हैं, तो आपको करना क्या है, एक ऐसी टेबल बनाना है जिसमें ये तीनों फैक्ट एक ही जगह आ जाए। कहने का तात्पर्य, जब आपने एक बार लूसेंट की रीडिंग कर ली तो उसके बाद लूसेंट की रीडिंग की सेकेंड जब आपको रीडिंग करना होगा तो एक कोरी कॉपी लेकर साथ में बैठना है और उसके साथ में रीडिंग करना है। अब सेकेंड रीडिंग में आप क्या करोगे, लिख लिख कर लूसेंट को याद करोगे। जितने भी बिखरे हुए फैक्ट हैं लूसेंट में, आपको फर्स्ट रीडिंग में थोड़े बहुत याद होंगे कि ये फैक्ट मैंने यहां पर पढ़ा था। सेकेंड रीडिंग में उस फैक्ट को दोबारा पढ़ते हुए हाइलाइटर से हाईलाइट करना है और कॉपी में एक साथ लिखते जाना है, और उसकी टेबल फॉर्म में लिखना है। मतलब इतनी पतली कॉपी में लूसेंट को कन्वर्ट कर देना है। तो आपने लिखा तो आपको याद हो गया, फिर उसके बाद में आपने सेकेंड टाइम लूसेंट के साथ में उस टेबल को पढ़ा, आपको याद हो गया, और थर्ड टाइम जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अब लूसेंट पढ़ के नहीं जाना है, केवल वो कॉपी पढ़ के जाना है। तो इस तरीके से आपको लूसेंट को तैयार करना है ना। लूसेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इसका एक कमी ये हो जाती है कि इसमें फैक्ट इधर उधर बिखरे पड़े हैं, याद करने में दिक्कत जाती है बहुत, है ना। तो ये लूसेंट को इजी कर देगा। बड़ा सिंपल फंडा बताया, जैसे उदाहरण से समझो। एक यहां पर मैंने लिख के बताया, लूसेंट की इतनी जानकारी अगर आप पढ़ोगे जो मैंने आपको बताया, अलग अलग पेजेस में लिखी हुई है, और इससे प्रश्न बहुत सारे बने हैं। तो हमने इसको टेबल फॉर्मेट में, आपको कॉपी में ऐसे ही करना है, मैंने एक डेमो बताया है बस, अभी कॉपी के साथ भी बता दूंगी। जैसे आपने वेद पढ़ा, सबसे पहले आपने वेद पढ़ा क्या, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो पाठकर्ता होता है, ये कहीं तीसरी चौथी लाइन में लिखा है, आप देखिएगा, उसे होरोत कहा जाता है ना। अगर जो ऋग्वेद का वेद है वो कौन सा है, आयुर्वेद। जो ऋग्वेद से निकला वेद है उसका नाम क्या है, आयुर्वेद है, जिसमें यहाँ पर आपको बीमारियों के इलाज के बारे में जानकारी दी जाती है। धन्वंतरी इसमें प्रमुख है, तो आपको ऐसे इसको याद करके रख लेना है, ठीक है। अगर इसके ब्राह्मण देखोगे तो 2 ब्राह्मण है, ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण है। एमपीपीएससी की फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट ही टॉपिक, तो यहाँ से प्रश्न आया भी है और आगे भी बन सकता है। अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेद के कौन से उपनिषद है, तो याद करने में बड़ा इजी, जो ब्राह्मण के नाम है वही नाम उपनिषद के हैं, ऐतरेय और कौशिकी। आपको याद हो गया। अब यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा, आपको ऋग्वेद का पाठ करता तो याद हो गया, आप कंफ्यूज या जाएंगे भैया कि सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का पाठ करता क्या है, क्योंकि ये अलग अलग लिखा हुआ है।
तो आपने इसको टेबल फॉर्मेट में एक साथ कर लिया पूरी लूसेंट पढ़ने के बाद में। वहीं पर बना लिया कि सामवेद का पाठकर्ता कौन है, उद्रात है। यजुर्वेद का पाठकर्ता अर्धरव्यू और अथर्ववेद का पाठकर्ता ब्रह्मा कहलाता है। एक ही साथ आ गया। प्रश्न यहां से ऐसे ही बनेंगे कि अर्धव्यू निम्नलिखित में से किस वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है ना। और चारों यहाँ पर वेद के नाम भी होंगे। सेम उल्टा प्रश्न बनेगा कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, होत, उदात, अर्धव्यू, ब्रह्मा, चारों ऑप्शन में मिलेंगे। और ऐसे सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अलग अलग लिखा हुआ है। तो अब आपने उस कॉपी में इसको एक साथ मर्ज करके बना लिया। सेम वैसे ही उपवेद अगर आप देखोगे तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अगर आप यजुर्वेद का उपवेद देखेंगे तो धनुर्वेद है, जहां आपको धनुर्विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद है अगर आप यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मवेद और शिल्पवेद, है ना। ब्रह्मवेद, शिल्पवेद, जहां से आपको भवन निर्माण, शिल्प कला और आदि जो कलाएं हैं इनकी जानकारी मिलती है ना। अगर आप सेम वैसे ही देखें ब्राह्मण में, तो अगर आप देखें सामवेद का ब्राह्मण क्या है, टांड्य और जैमिनी। वहीं उसका उपनिषद छांदोग उपनिषद और जैमिनी उपनिषद, है ना। वहीं पर जब आप याद करते हो, जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आगे जाके कहीं आपको मिलेगा कि छांदोग उपनिषद में किसका वर्णन है ना, यहाँ पर कि कृष्ण का वर्णन है या जिसका भी है। ठीक है। ब्राह्मण तो सतपथ ब्राह्मण, तो पहली बार सतपथ ब्राह्मण में काय का वर्णन है, आगे जाकर मिलेगा। तो बाद में जब आप ये टेबल याद करोगे ना, तो वो भी आपको याद होते जाएगा, रिकॉल ये होते जाएगा। तो इसी के साथ उसको बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो बताती हूँ, तैतरेय उपनिषद और बृहण्य उपनिषद जो है वो किसके उपनिषद है, यजुर्वेद के। पहले प्रश्न आएगा कि यजुर्वेद का निम्नलिखित में उपनिषद कौन सा है, तो बृहदरण्य उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके अंदर कौन सी जानकारी मिलेगी आपको यहीं पर रिकॉल कर लेना है, लेकिन ये 3 बार पढ़ने के बाद में मिलेगा। लेकिन एक बार अगर आपने इतना पढ़ लिया ना बेटा, फिर उसके बाद आपको लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कॉपी पढ़ना है। बात समझ में। और सरसरी निगाह से जब आप लूसेंट को देखोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। ये केवल कंफ्यूजिंग पॉइंट के साथ में आपको ऐसा करना है, बाकी तो आपको लूसेंट याद ही है ना। जैसे अब आपने देखा अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, गौपद, और वैसे ही इसके उपनिषद देखोगे तो मांडुक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, है ना। एक से सत्यमेव जयते लिया गया है और एक सबसे छोटा उपनिषद है, और दोनों इसी के हैं। तो मांडुक उपनिषद और मांडुक उपनिषद जो है ये दोनों बड़े कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो आपको अब एक ही टेबल में सारी चीजें मिल गई। इतनी बात समझ में आई क्या? और इसी तरीके से हमारे पढ़ाने का पैटर्न रुचिधर्मन पाठशाला में है। जब आप देखते हैं, चाहे एमपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी लूसेंट हो, या किसी भी बुक को अगर आपको पढ़ना है, और जब हम पढ़ाते हैं तो इसी तरीके से जो कंफ्यूजिंग फैक्ट है उसको अलग अलग करके पढ़ाते हैं और एक साथ वहीं के वहीं याद कर लेते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम मतलब पढ़ना नहीं है बेटा, याद करके सिलेक्शन लेना है। तो एमपी के लिए अगर आप देखेंगे रुचिधर्मन पाठशाला पे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप देखें तो यूट्यूब में एमपी की क्लास हमने चालू करी है, जिसमें हम दिसंबर के पहले या लगभग 60 क्लास में पूरे एमपी को कवर करने वाले, पढ़ेंगे, नॉट इवन एमसीक्यूज, याद करेंगे, मैपिंग करेंगे उसकी, और शॉर्ट ट्रिक के साथ में उसके प्रश्न भी लगाएंगे, है ना। सेम वैसे ही हमने हिंदी के लिए भी ऐसा करा है। कई सारे ऐसे शॉर्ट्स और वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको हिंदी जो है लॉजिकल वे में याद हो जाए और कहीं कोई कंफ्यूजन वाली चीज न रहे। सेम वैसे ही एमपीपीएससी मेंस के लिए पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 5 और 6 की कोर्स में हमने इन्हीं बातों का ध्यान रखा है ना। तो सेम जैसे लूसेंट का या किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका होता है, वही हमारे पढ़ाने का तरीका है, ताकि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो। तो अगर आप देखना चाहो तो किस चीज के लिए, जिस भी एग्जाम में आपको काम में आता है, आप जरूर इसको विजिट करें और इसका लाभ उठा सकते हैं आप रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर। ठीक है, जिसमें आपको एमपीएसआई वनडे एग्जाम की पूरी हिंदी, एमपीपीएससी की पूरी हिंदी वहां पर पूरा कंप्लीट अवेलेबल है विथ नोट्स। ठीक है जी। और एमपी की फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही हैं, जो इन्हीं ट्रिक्स को याद और ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिएगा अब उसके बाद और देखिएगा, जैसे आप लूसेंट को पढ़ते हो तो अब लूसेंट में मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसका विविध। लूसेंट विविध को भी जब आप पढ़ेंगे, क्या मैं ये दिख पा रहा है, विजिबल है देखो। लूसेंट विविध को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रतीक चिन्ह
करके टॉपिक आता है जो अगेन इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रतीक चिन्ह में हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या है। अब वो अलग अलग लिखे हैं। तो अब देखो, नॉर्वे नीदरलैंड दोनों न से निकलते हैं, तो आपने इसको एक साथ कर लिया कि दोनों का प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है। अब ये लूसेंट में अगर आप देखो लास्ट में, तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए। छोटी सी टेबल है, लूसेंट विविध में ये अलग अलग लिखे हुए। तो आपने इसको क्या कर लिया, एक साथ कर लिया, और कंफ्यूजन भी नहीं रहा कि दो देश के यहाँ पर प्रतीक चिन्ह शेर हैं, न वाले, नॉर्वे और नीदरलैंड। अब भारत का तो आपको याद ही होगा, हमारा प्यारा अशोक स्तंभ है ना, कहां से लिया गया है ये भी आपको पता होगा। अब तुर्की और पाकिस्तान, पातू या तूपा, है ना, तुर्की और पाकिस्तान दोनों का क्या है, चांद तारा। तुर्की पाक ऐसा कर लो, या पाक तुर्की चांद तारा पाक तुर्की चांद तारा। याद हो गया, इतने में ही याद हो गया तुमको। अब ये अलग अलग हैं तो बड़ा दिक्कत देंगे, है ना, तो 2-3 बार बोल लोगे तो याद हो गया। अब देखिएगा, 3 ऐसी कंट्री है जिनके जो प्रतीक चिन्ह है वो लिली से संबंधित है। सबसे पहले लिली नाम की एक लड़की है, वो फ्रॉक पहनती है, तो लिली फ्रॉक। तो फ्रांस, ठीक है। इटली, तो इटली को पढ़ लो थोड़ा सा, इडली, इडली का कलर कैसा होता है, सफेद, तो इटली का सफेद लिली बन गया, ठीक है। अब उसके बाद बांग्लादेश कहां पर स्थित है, पानी के बीच में इतना सा, लिली के फूल जैसे, तो वाटर लिली, पानी में वाटर के बीच में स्थित है, तो वाटर लिली। तीनों याद हुए, फ्रांस का लिली, ठीक है, बांग्लादेश का वाटर लिली, और इटली का व्हाइट लिली या सफेद लिली। अब ये अलग अलग थे बेटा, तो याद नहीं होंगे, तो ऐसे ट्रिक बना बनाकर आपको एक साथ कर लेना है। अब देखो, यूके ईरान गुलाब का फूल, एक जैसे, तो एक साथ पढ़ोगे, यूके ईरान गुलाब का फूल। अब ईगल से रिलेटेड 2 देश के हैं, तो स्पेन ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल। रूस काम भी ऐसे ही करता है, अगर स्पेन कोई काम करेगा तो वो उससे दुगने फिर आगे चले जाएगा, तो ऐसे याद रख लो, स्पेन ईगल, रूस डबल हेडेड ईगल, इसके 2 सर हैं। डेनमार्क समुद्री तट, क्योंकि समुद्री तट के ही आसपास है, तो याद हो गया डेनमार्क समुद्री तट। अब उसके बाद बाकी के जितने बचे आप देखिएगा, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब ये अपने आप में अलग अलग है, उनको याद कर लिया फटाफट। जैसे जापान गुलदाउदी, कनाडा मैपल लीफ, तो ये अलग अलग वाले एक साथ याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको बनाया। सेम वैसे ही अगर आप देखें यहाँ पर, तो मुख्यालय और संगठन, इसका प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। अब सेम वैसे ही लूसेंट में मुख्यालय और संगठन अलग अलग हैं, है ना, तो इसकी भी बड़ी अच्छी ट्रिक के साथ आपने बना लिया कि ज्यादातर पैसे वाले लोग कहां पर रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, तो पैसे से संबंधित जितने आ गए, जैसे अमेरिकी राज्यों का संगठन तो ऑब्वियस सी बात होगा वॉशिंगटन डीसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, मौसम, दूर संचार, और मौसम अच्छा रहता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो आपकी बुद्धि अच्छी होती है, और बुद्धि अगर अच्छी है तो आप श्रम अगर अच्छा करोगे तो आपकी व्यापार में क्या होगी, तरक्की होगी। तो ऐसे करके ये कहानी बना ली, और सबका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब ये अलग अलग दिए हैं लूसेंट में, तो आपने उसको कॉपी में रिवीजन करते टाइम में क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। सेम वैसे ही अगर आप यहां पर देखें, सेम उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो, सॉरी यहां देखो, सेम उसी तरीके से देखो कि जितने भी, अगर आप 1 मिनट रुकिएगा, सेम उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको बताया परमाणु, परमाणु वाला भी अलग अलग दिया हुआ है, तो परमाणु से संबंधित जितने भी संगठन हैं उनको एक साथ कर लिया और देखा कि ये वियना ऑस्ट्रिया में ही है। परमाणु से संबंधित जो संगठन है उनका संबंध कहां से है, वियना ऑस्ट्रिया में। अब ये अलग अलग रहेंगे ना तो पक्का गलत होता है कि यार जिनेवा लगाऊं, वियना लगाऊं, वॉशिंगटन डीसी लगाऊं, स्विट्जरलैंड लगाऊं, क्या लगाऊं, समझ ही नहीं आता। तो आपने जो जो एक साथ है संगठन, है ना, उनको एक साथ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय कृषि कोष, ठीक है, खाना और खेती एक देश से रिलेटेड है, तो रोम इटली में, और इडली भी क्या है, खाने की चीज, तो इटली, रोम इटली, तो इटली से इडली याद रख लिया, और खाना, कृषि नहीं होगी तो बन पाएगा क्या, नहीं, तो वो याद रख लिया, वो कहां पर है,
यहाँ पर रोम इटली में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लूसेंट क्या करना है, कवर करना है। और पता है आपको, बार बार बता रही हूं कि हमने ये जो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, उसमें ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है आप एमपी ले लें, आप हिंदी ले लें, या जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे, हम इसी तरीके से ट्रिक बना बना के पढ़ते हैं, है ना। यही हमारा तरीका है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक बार में चीजें याद हो जाती हैं। अब आप बार बार रिवीजन करोगे, 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यार इस चीज का मुख्यालय जेनेवा में है कि इस चीज का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इस तरीके से आपको लूसेंट पढ़ना है। तो लूसेंट पढ़ने के तरीके में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो लूसेंट है, इस लूसेंट में आपका जो कोर्स का या आपका जो सिलेबस है वो कितना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्राय सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं, लेकिन उसमें से आपके सिलेबस का कितना है, केवल उतना ही पढ़ना है। उतना पढ़ने के बाद में उसकी फर्स्ट, मतलब उसको सिलेबस में टिक करने के बाद में उसके फर्स्ट रीडिंग करना है। फर्स्ट रीडिंग में आपको उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल निकाल कर अलग रख लेना है, कहने का तात्पर्य अंडरलाइन। सेकेंड और थर्ड रीडिंग में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, लूसेंट में जो भी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको आपको एक साथ कर लेना है। ठीक है, और एक साथ करने के बाद में उनके ट्रिक्स बना बना के बार बार उसी को रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आई बेटा? और फिर देखो लूसेंट याद होती है कि नहीं होती। सेम हमने एमपी में भी ऐसे ही किया, हिंदी में भी हमने ऐसे ही किया, बहुत सारी ट्रिक बनाई है। तो मैं आपको बोलूंगी कि रुचि धर्मन पाठशाला में जो फ्री ऑफ कॉस्ट एमपी की क्लास चल रही है, वहां से एमपी तो कवर हो ही जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेपर 5, पेपर 6 एमपीपीएससी मेंस या पेपर 5 और 6 कंबाइंड कोर्स हमारे पास में अवेलेबल है। एमपीएसआई, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई सारी की हिंदी अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर इन कोर्सेज का भी लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट है या सरकारी नौकरी की तैयारी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो बकायदा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। मैं यहां से कोशिश करूंगी कि आपके उस समस्या का समाधान कर पाऊं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।